हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर है वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सब वीडियो हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अभी जो आपका यूपी बोर्ड है, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, और पढ़ाई को अपने अब कंटिन्यू रखना होगा। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब जो समय आपका चला जाएगा तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया है आपका प्रश्न नंबर पहला। और प्रश्न नंबर पहले में क्या बोला, कह रहा है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और आप लोगों का क्वालिटी अगर थोड़ा सा लो दिखाई दे तो थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी बढ़ा के देखना होगा इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सिंह दिनकर। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इनका पूरा नाम, तो वहाँ पर देगा आपको दिनकर का पूरा नाम, तो यहाँ पर याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो देखिए आंगन के पार द्वार जो रचना है ये अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का अगर हम पूरा नाम की बात करें तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता है। ये भी रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है भाई। और ये आपके पेपर में जो है कई बार पूछा जाता है, तो ये वाला रचना आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसको नोट करिए, याद करिए। ठीक है, क्योंकि आपके समय के अनुसार अगर देखा जाएगा तो समय आपके पास उतना समय नहीं है कि आप लोग यहाँ पर टाइम पास भी करें और पढ़ाई करें, उसके साथ साथ अच्छे नंबर भी लाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समय देना होगा, तभी जो है आपका यूपी बोर्ड में जो है अच्छा नंबर बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। यानी ये भी एक रचना से ही संबंधित क्वेश्चन है और ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी में अगर दिया गया है तो क्या दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यशपाल दिया गया, और डी में क्या दिया गया तो महादेवी वर्मा। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जो है टिक कर दें, जिनको तुक्का लगाना है उसको। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इनकी रचना जो है काफ़ी पूछी जाती है, मतलब ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर टिक कर दें, जो कि ये ऑप्शन है गलत। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चार में क्या बोल रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है। तो जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सी रचना है कौन सी नहीं, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करके चलना है। क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हो, एग्जाम में जाते हो, क्वेश्चन पढ़ोगे, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रचना नहीं है, ये नहीं को आप लोग जो है आप ध्यान नहीं देते हो और उस पर टिक कर देते हो गोदान या गबन में। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, तो गोदान भी इन्हीं की रचना है, गबन भी इन्हीं की है, और ये रंगभूमि की अगर बात करें तो ये भी प्रेमचंद्र का ही है। अगर यहाँ पर ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त, जो कि ये इनकी रचना नहीं है। अगर हम बात करें ये किनकी रचना है तो उसको भी आप लोग जानते चलिएगा। तो एक एक कवि हैं हमारे, सॉरी लेखक हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें उनकी,
तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आई होप आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक। इनका जीवन परिचय भी आपसे यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और जीवन परिचय भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रगुप्त जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, तो यहाँ से आप इससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है, तो इस पे स्टार लगा देते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा मैं उसमें मैं स्टार लगाता चलूंगा, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आने लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको ये आइडिया लग पाएगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, ललित राम रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मती राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया देव, ठीक है। और डी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया भूषण दिया गया है। तो ललित राम जो रचना है वो मती राम की रचना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा भाई, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। एक बार में नहीं आता है, वीडियो को दोबारा देखिए एकदम पूरा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको एक बार पढ़िए, उसके बाद दोबारा इसी को आप पेपर में आंसर इसका अपने से बनाइए इसको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो तार सप्तक था वो कब प्रकाशित किया गया था। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए तार सप्तक से आपको जो है यहाँ 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, एक पूछा जाता है तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था, और एक पूछा जाता है तार सप्तक का तृतीय प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी होता है, ऐसा पूछते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो जो तार सप्तक का प्रथम संपादन हुआ था वो हुआ था 1943 में। किसमें, 1943 में। दूसरा कब हुआ था तो 1951 में। तीसरा कब हुआ था तो 1959 में हुआ था, ठीक। ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है। अगर मान के चलिए ये पूछा जाएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो अज्ञेय जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो प्रथम कब बोले हम, 1943। तो 1943 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि यामा के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो महादेव वर्मा। सी की बात करें तो मीराबाई, और डी की बात करें तो अशोक वाजपेयी जी हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईएमपी कर सकते हैं इसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यामा जो रचना है ये यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने और जी है, मतलब महादेवी वर्मा ने यामा नामक एक रचना जो है रचा था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है समय सीमा से, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, कह रहा है प्रगतिवादी युग की कलावधि है। कलावधि से जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, कहीं पे मिलते हैं, तो उसको आप जल्दी से रट लो, क्योंकि कलावधि से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर साल आपको 1 2 देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रगतिवादी युग की यहाँ पर कलावधि पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में की अगर बात करें तो 1936 से 1943 में दिया गया है ईस्वी। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो 1971 से अब तक। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो 1900 से 1918 ईस्वी तक ये दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है किसका, प्रगतिवादी युग की समय सीमा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए और इसको याद कर लीजिए। क्या बोल रहा है, कह रहा है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, आरंभ यानी शुरुआत हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो 1850 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो 1900 ईस्वी से, और सी की बात करें तो 1938 ईस्वी से, और डी की बात करें तो 1919 ईस्वी से, ठीक है। तो देखिए हिंदी गद्य का वास्तविक जो इतिहास है वो कब से प्रारंभ हुआ, तो 1850 ईस्वी से। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 में कमल का सिपाही किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है महादेवी वर्मा दिया गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाई। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। और हाँ, एक बात और, जितने विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग आते तो हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब, देखिए आप जब आपके लिए ही मेहनत हो रहा है तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी थोड़ा-सा सपोर्ट करूँ। ठीक है? उससे थोड़ा-सा आप ये मान के चलिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? और ये सब देखिए आपके लिए ये सबसे पहले पेन से लिखा जाता है, उसके बाद आप तक ये जो है वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगता है। तो आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? तालाब शब्द का तत्सम है। तद्भव तत्सम से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एक ठो देखने को मिलता है। तो ये वाला चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तद्भव तत्सम। अगर आपको नहीं पता कि हम हिंदी में, या फिर ऐसा मान के चलिए अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि हम पढ़ें क्या, हमारा सिलेबस क्या है, हम हिंदी में कैसे पास होंगे, तो आप पहले इस वीडियो को जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिसको जो यूपी बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम देने वाला है। और अगर आप लोगों को ये भी एकदम नहीं पता, एकदम जीरो लेवल से एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम शुरुआत है कि हम हिंदी में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें अपनी। तो उस पर जो है एक सेपरेट वीडियो जो है बनाकर डाल दिया जाएगा यूट्यूब पर, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना होगा। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी चल कैसे रही है, आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए तालाब शब्द का यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, तो तालाब को हम लोग क्या बोलते हैं? तड़ाग बोलते हैं भाई, आप सभी को पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो कह रहा है माता पिता में कौन सा समास है? आप सभी को पता होगा, जहाँ माता और पिता यहाँ पे दोनों अपने अपने जगह प्रधान है और बीच में एक योजक का सिंबल लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, आपको कई बार मैंने बताया, कई वीडियो में बताया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। समास में कौन कौन सा, अगर पढ़ने की बात करें तो कौन कौन सा पढ़ेंगे? एक आपको पढ़ना होगा द्विगु समास, एक पढ़ना होगा द्वंद्व समास, ठीक है, और एक कर्मधारय समास पढ़ सकते हैं। ये तीनों समासों में से आपको पहले तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, इन दोनों से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर जरूर फँस जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? आई होप आप सभी को उपसर्ग के बारे में पता होगा। एक शब्द यहाँ पर लिखा है देश और इसके आगे क्या लगा है? उप। तो ये जो आगे शब्द लगा हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उप उप ठीक है, उप उपसर्ग है, तो उप ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या बोल रहा है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में अब यहाँ पर प्रत्यय, ये अभी उपसर्ग पूछा था, अब यहाँ पे प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो पीछे में क्या लगा है? तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कर रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 8 या फिर 2। तो देखिए अर्थ के आधार पे जो वाक्य होते हैं ना, वो 8 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में जो मात्रा होती है, कितना होती है? तो 11 11 होती है। बात करते हैं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण की, तो द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 13 होती हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है प्रथम एवं तृतीय चरण में, तो प्रथम एवं तृतीय में कितना होता है? 11 11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? कर्तृवाची में प्रधानता होती है, किसकी होती है? क्रिया की होती है, विशेषण की होती है, कर्ता की होती है, या फिर कर्म की होती है? तो कर्तृवाची में कर्ता की प्रधानता होती है, सिंपल सी वाक्य है। ठीक है, इसमें तो उतना सोचने वाली बात नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, बिना कुछ नहीं करना है इसमें, तो आँख मूंद गिरा आपको उपमा अलंकार पे लगाना होगा। आप लोग कहेंगे कैसे भैया, कैसे बता दिए आप? जहाँ पर सात सी से सरिस ये शब्द आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। तो आई होप अब मेरी बात आप लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है इसको समझिए। इसमें दिया गया है क्या, कह रहा है संभव है आज वर्षा होगी, वाक्य का भेद बताइए। यानी कि संभव है आज वर्षा होगी, ये वाक्य जो है किस प्रकार का है, विधानवाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है या फिर इच्छावाचक है? तो भैया संभव 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 है, यानी जैसे बोलते हैं ना शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर संदेहवाचक है भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है, संदेहवाचक। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके यूपी बोर्ड 2026 में, यानी कि यूपी बोर्ड में कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये आपका पद्यांश है। पद्यांश आपको दे दिया जाता है, उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी, ये काले पेन से लिखना है हिंदी, जो कोष्टक में लिखा है, हिंदी के संस्कृत खंड के वीरण वीरण पूज्यते पाठ से अवतरित है, इतना आपको लिखना होगा। ये आपको यहाँ से जो है 2 नंबर का मिल जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि आप अनुवाद भी लिखिए। तो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। जब आप इतना लिखोगे ना तो यहाँ से आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ से आपका हो गया 5 नंबर। ठीक है, इसके अलावा आपसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहा और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी नगरी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग उत्तर दीजिएगा, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित है, यानी वाराणसी जो नगरी है वो गंगा के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है वीरः केन पूज्यते, यानी वीर क्यों पूजे जाते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना होगा वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर अपने वीरता के लिए पूजे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर है पुरराजा का आसित, यानी पुरराजा का आसित यानी पुरराजा जो है क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पुरराजा एक भारतीय वीर आसित। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो है यहाँ से 3 नंबर देकर जाएगा। दो दो या तीन ठो पूछता है, जितना भी पूछेगा उसके अनुसार आपको करना होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।